बात मत करो। चलो इधर ध्यान दो, एक बार समझ लो बेटा, मतलब डबल बार समझा रहा हूँ मैं वाली बात हो गई है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को बेसिकली जब डिनोट किया जाता है तो पावर फैक्टर को ट्रू पावर या एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर, इसे बेटा आप रियल पावर भी कह सकते हैं या इसे आप ट्रू पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि इसको हम इस टाइप से लिख दें, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो इस एक्टिव पावर को हम कहते हैं हिंदी में, बहुत से स्टूडेंट जिनको हिंदी में इसकी डेफिनेशन पता होगी, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर को वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। इजी वे में ये याद करने में बड़ा अच्छा रहता है कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। ये जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। पहली बात तो पावर फैक्टर बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यदि पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं बेटा, तो कौन कौन से पावर फैक्टर होते हैं 3 प्रकार के? यदि हम इसको देखें तो सबसे पहले होता है, इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं टाइप्स में। तो ये होता है बेटा अग्रगामी शक्ति गुणांक, जिसे आप कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। दूसरा होता है बेटा पश्चगामी शक्ति गुणांक, ठीक है, पश्चगामी शक्ति गुणांक। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और थर्ड होता है बेटा इकाई शक्ति गुणांक, इसे कहा जाता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को बेसिकली हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। पहला हो गया लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। अग्रगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक और इकाई शक्ति गुणांक, ये 3 पावर फैक्टर होते हैं। अब ये जो 3 पावर फैक्टर हैं, वो तीनों पावर फैक्टर किस पर डिपेंड करेंगे? तो तीनों पावर फैक्टर डिपेंड करते हैं यहाँ पर, इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एसी सर्किट में जब पावर फैक्टर को पढ़ा जाता है तो पावर फैक्टर का यहाँ पर ट्रायंगुलर मिलेगा आपको। ये ट्रायंगुलर में देखिए, यहाँ पर ट्रायंगुलर बन रहा है, आपका कोण बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 पावर फैक्टर को डिनोट किया गया है। पहला है बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्या लिखा है, यहाँ पर एक्टिव पावर, जिसे आप ट्रू पावर भी कहते हैं, जिसे आप रियल पावर भी कहते हैं या वास्तविक शक्ति भी कहते हैं। सेकंड में है रिएक्टिव पावर, जिसे आप प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। और थर्ड में है बेटा एपरेंट पावर, जिसे आप आभासी शक्ति कहते हैं। अब ये जो ट्रायंगुलर दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है, देखो यहाँ से फिर ये वाला भाग हो गया और ये तीसरा पार्ट। तो यदि इसको मैं ए, बी और सी इस टाइप से नाम दे दूँ, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो पावर होगा, वो पावर कौन सा होगा बेटा, रिएक्टिव पावर होगा। ए और बी के बीच में कौन सा पावर होगा, रिएक्टिव पावर होगा। और इसी रिएक्टिव पावर में लास्ट में आर लगा हुआ है। इस आर से आप समझेंगे कि ये कैसी पावर है, रिएक्टिव पावर है।
तो इसको पूरा क्या बोला जाता है बेटा? किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? kVAR। और पढ़ते कैसा है इसको? किलो वोल्ट एम्पियर। ये जो K है 10 पे 3 की घात होती है तो उसको क्या लिखते हैं बेटा? किलो लिखते हैं कि नहीं? 10 पे 3 को घात को किलो लिखते हैं, तो ये किलो वोल्ट एम्पियर है। या तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा VAR, वोल्ट, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। ये छोटी यूनिट हो गई, और किलो वोल्ट एम्पियर बड़ी यूनिट हो गई। उसके ऊपर यदि मेगा वोल्ट एम्पियर लिखा होगा तो उससे बड़ी यूनिट हो जाएगी। देखिए सबसे छोटी यूनिट क्या हुई बेटा? वोल्ट एम्पियर, फिर उसके ऊपर बड़ा किलो वोल्ट एम्पियर, फिर उसके ऊपर मेगा वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर MVA ऐसा लिखा रहे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको सभी को? हाँ, तो ये जो है A और B के बीच में ये जो कौन सी पावर होगी बेटा? रिएक्टिव पावर होगी, और इसे हम kVAR से लिखते हैं। सेकंड देखेंगे, B और C के बीच में इसे डिनोट किया गया है किलोवाट से। और ये जो पावर होती है ये एक्टिव पावर होती है। अब एक्टिव पावर का अपना एक अहम रोल है। बिना एक्टिव पावर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब कि विद्युत के इफेक्ट को आपको देखना है तो वो एक्टिव पावर के कारण ही नज़र आता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हीट उत्पन्न करना, बल्ब का प्रकाश उत्पन्न करना, इसको भी समझेंगे। सी और ए के बीच में कौन सी पावर है बेटा? एपरेंट पावर है। तो देखो यहाँ पर यदि हिंदी में इसका नाम देखें तो हिंदी में क्या है बेटा? एक्टिव पावर को क्या कहते हैं हम? वास्तविक शक्ति। तो ये क्या है बेटा? एक्टिव पावर है, तो ये क्या हो जाएगी? वास्तविक शक्ति हो जाएगी। ये वास्तविक शक्ति मतलब ये रियल, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? रिएक्टिव पावर, और इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिघाती शक्ति। तो ये जो रिएक्टिव पावर है यही कौन सी शक्ति है? प्रतिघाती शक्ति है, मतलब प्रतिघात उत्पन्न करने वाली शक्ति। तीसरा है एपरेंट पावर, जिसे हम कहते हैं आभासी शक्ति। तो ये जो आभासी शक्ति है, एपरेंट पावर, जिसे केवीए से शो किया गया है, ये होगी आभासी शक्ति। अब देखिए पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है? पावर फैक्टर का फार्मूला है कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो वास्तविक शक्ति क्या है बेटा? ये है, बेस में है नीचे। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। ऐसा याद रखेंगे आप, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्टिव इसमें देखेंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। तो इस पावर फैक्टर के अंदर 3 पावर काम करती है। पहला है एक्टिव पावर, दूसरा है रिएक्टिव पावर और तीसरा है एपरेंट पावर। अब चलिए हम देखते हैं कि ये एक्टिव पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है और इसका सर्किट में क्या रोल है। तो एक्टिव पावर को भाई साहब हम वास्तविक शक्ति भी कहते हैं, और इसका काम क्या है? बेसिकली इसका मेन वर्क है सर्किट में हीट उत्पन्न करना। ठीक है, सर्किट में बल्ब के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, सर्किट में मोटर में टॉर्क उत्पन्न करना। मतलब जब भी आप सप्लाई, एसी सप्लाई देंगे, ये बेसिकली एसी सप्लाई में ही काम करता है, क्योंकि पावर फैक्टर बेटा हमेशा एसी सर्किट में ही मिलेगा आपको। डीसी में पावर फैक्टर होता है क्या? नहीं होता डीसी में। तो डीसी में जब आपको पता होना चाहिए, डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहाँ पावर फैक्टर कभी भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता तो चल गया कि ये जो वास्तविक शक्ति है इसका वर्क क्या है? सर्किट में इफेक्ट उत्पन्न करना। जैसे सीलिंग फैन हो गया, टॉर्क उत्पन्न हुआ, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करके दे रहा है? ये मैकेनिकल में दे रहा है, और मैकेनिकल में हमको क्या मिल रहा है बेटा? हवा प्राप्त हो रही है। तो इसमें एक्टिव पावर में मशीन के द्वारा उत्पन्न होने वाले इफेक्ट नज़र आएंगे आपको। दूसरा है बल्ब का प्रकाश उत्पन्न करना। तो बल्ब जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वो भी एक्टिव पावर के कारण ही कर रहा है। दूसरी बात, डीसी सप्लाई देने पर भी प्रकाश उत्पन्न होता है कि नहीं?
तो डीसी सप्लाई में तो पावर फैक्टर होता नहीं, लेकिन उसमें भी इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो कहीं कहीं जो है ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका कहीं कहीं उल्टा भी एक इफेक्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन जब भी एसी सप्लाई देंगे तो बल्ब प्रकाश उत्पन्न करेगा, वो एक्टिव पावर के कारण ही प्रकाश उत्पन्न करेगा। सेकंड देखेंगे मोटर में टॉर्क उत्पन्न करना, तो ये भी एक्टिव पावर के कारण ही टॉर्क उत्पन्न करेगा। ठीक है, मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रही है, ये भी एक्टिव पावर के कारण ही संभव है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? इसका जो फार्मूला बनता है ये, इसमें एक चीज़ देखना आपको मिलेगा कि इसमें हम वाट मीटर का यूज़ करके एक्टिव पावर को मेज़रमेंट करते हैं। अब बेटा वाट मीटर कैसा होता है? वाट मीटर आपने देखा होगा, तो वाट मीटर में एक सीसी कॉइल होती है और एक कॉइल पीसी कॉइल होती है, ऐसा इस टाइप से वाट मीटर में। यहाँ पर 3 टर्मिनल होंगे, ये 3 टर्मिनल निकल गए, इसको बोलते हैं LMC, LM और C। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये करंट कॉइल होता है और ये पोटेंशियल कॉइल होता है, इसको PC बोलते हैं। वाट मीटर में एक सीसी कॉइल, करंट कॉइल और एक वोल्टेज कॉइल, जिसे पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 टर्मिनल हो गए और यहाँ पर सीसी और पीसी 2 कॉइल होते हैं। तो ये जो वाट मीटर है बेटा, यही वाट मीटर एक्टिव पावर को मेजरमेंट करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यदि इसमें और देखें हम, तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा पावर लॉस करता है। वाट मीटर वास्तविक शक्ति का काम क्या होता है कि सर्किट में पावर को खर्च करेगा। अरे पावर को खर्च नहीं करेगा तो ये बल्ब प्रकाश देगा क्या? मोटर में टॉर्क उत्पन्न होगा क्या? सर्किट में हीट उत्पन्न होगी क्या? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं पावर को लॉस करने का, खर्च करने का काम किसका है? एक्टिव पावर का है। किसका है बेटा? एक्टिव पावर का है। तो एक्टिव पावर या वास्तविक शक्ति सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा पावर को लॉस करती है, और पावर लॉस करने के कारण ही उस सर्किट में जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसमें कुछ ऐसे इफेक्ट नज़र आते हैं, ऐसे विद्युत के प्रभाव उत्पन्न होते हैं जिससे हमें वास्तविकता में कुछ नया इफेक्ट नज़र आता है। जैसे ट्यूबलाइट स्विच ऑन किए, ट्यूबलाइट से प्रकाश उत्पन्न होने लगा, मतलब इफेक्ट नज़र आया कि नहीं हमें? हमने किसी सर्किट को सप्लाई दिया, वो हीट होने लगी, पावर लॉस होने लगा, गर्म होने लगा, तो उसके इफेक्ट नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में जब उसमें कोई ना कोई इफेक्ट नज़र आएगा तो समझ लेना वो एक्टिव पावर के कारण संभव है। ठीक है, ये सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा पावर को लॉस करती है। उसके बाद ये पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। ये पावर कैसे कांस्टेंट होती है? यदि पावर फैक्टर का मान लैगिंग हो जाए या लीडिंग हो जाए या यूनिटी हो जाए, उस पावर फैक्टर के मान में परिवर्तन से उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसीलिए इसका मान क्या है बेटा? नाम वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर उसे कहते हैं हम। इसके पीछे रीज़न यही है। ठीक है, तो पावर फैक्टर के चेंज होने पर इस एक्टिव पावर पर कोई असर नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इसको कैसा लिखेंगे बेटा? P = VI cos phi। और जब इसको पावर को हमेशा किससे शो करते हैं भाई? किलोवाट से करेंगे ना हम। तो क्योंकि इसकी यूनिट, पावर की यूनिट क्या है? वाट है। वाट की बड़ी यूनिट क्या हुई? किलोवाट हो गई। और ये वोल्टेज और करंट को जब हम इनटू में करते हैं तो वोल्टेज हमेशा आप देखेंगे तो वोल्ट में मिलेगा और करंट हमेशा एम्पियर में मिलेगा। तो वोल्टेज की यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट है, और करंट की यूनिट एम्पियर है। अब उसकी जैसे यहाँ पर वाट छोटी इकाई थी, बड़ी इकाई किलोवाट है। सामने यहाँ पर क्या लगा दिए हमने? के लगा दिए, और वैसे इसमें भी सामने के लगा दिए। तो ये क्या हो गया बेटा? KVA। क्या हो जाएगा? KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। और cos phi जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल है, जिसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी टोटल जो यूनिट हो जाएगी, मतलब वास्तविक शक्ति को हम किससे डिनोट करेंगे? किलोवाट से डिनोट करेंगे। जब भी कहीं पर भी एक्टिव पावर की बात होगी तो उसकी इकाई क्या होगी? किलोवाट ही होगी। उसको किलोवाट से ही डिनोट करेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए सेकंड में है रिएक्टिव पावर।
और रिएक्टिव पावर ये यूजलेस पावर होती है, जिसे अनुपयोगी पावर कहा जाता है। यूजलेस पावर, ये सर्किट में कोई काम नहीं करती, सर्किट में इसका कोई काम नहीं है, कोई पावर लॉस नहीं होता इससे, ठीक है, कोई पावर लॉस नहीं होता। नो वर्क इन एनी सर्किट, सर्किट में कोई वर्क नहीं होता इसका। उसके बाद नो पावर लॉस इन एनी सर्किट, तो पावर लॉस भी नहीं होता बेटा इसमें। समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद सर्किट में ये रिएक्टेंस पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? उसके पीछे इसका नाम ही है, क्योंकि ये बेटा ये क्या है, रिएक्टिव पावर है। और रिएक्टिव पावर इसी को प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। तो हमें तो पता है कि किसी भी एसी सर्किट में जब सप्लाई दिया जाता है तो उसमें इम्पीडेंस पैदा होता है, रिएक्टेंस पैदा होता है कि नहीं? क्योंकि आरएलसी सर्किट लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रतिघात, प्रतिबाधा इस उत्पन्न होगा ही, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये उत्पन्न होगा ही। इसीलिए ये जो पावर हो जाएगी ये स्वतः ही उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसको हम ये जो रिएक्टिव पावर है इसको हम उत्पन्न नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली एसी सर्किट, एसी नेचर होने के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको लिखा जाता है बेटा फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाई। तो इसको फाई से डिनोट करेंगे, वी आई साइन फाई, ये इसका फार्मूला बनेगा। क्योंकि ये पावर क्या है, रिएक्टिव पावर है, और रिएक्टिव पावर को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर को हमेशा kVAR में इसको डिनोट करते हैं। तो ये kVAR से लिखा गया रिएक्टिव पावर। वोल्टेज और करंट को कैसा लिखते हैं बेटा हम, वोल्ट की इकाई वोल्टेज है और करंट की इकाई एम्पियर है। तो इसमें एंगल क्या आ जाएगा, साइन एंगल हो जाएगा, कोसाइन एंगल नहीं आएगा। कोसाइन एंगल सिर्फ एक्टिव पावर में आएगा, दोनों में अंतर यही है। एक्टिव पावर में कोसाइन एंगल आएगा कॉस फाई वाला, और यहाँ पर रिएक्टिव पावर में साइन एंगल आएगा, ठीक है। ये कोज्या होती है और ये ज्या होती है, ठीक है। कॉस फाई को क्या बोला जाता है, कोज्या, और इसको ज्या। तो ये साइन फाई हो जाएगा, और इसकी जो इकाई हो जाएगी बेटा ये इसको डिनोट करेंगे हमेशा kVAR से। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको? तो इसको kVAR से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एपरेंट पावर, क्योंकि हमें पावर फैक्टर निकालने के लिए ये दो पावर जरूरी है। पहला है एक्टिव पावर और दूसरा एपरेंट पावर। ये दोनों पावर ही तो ज़रूरी है हमारे पास, और ये दोनों पावर ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क करते हैं। अब हम यदि देखें कि एपरेंट पावर यानी क्या होता है बेटा, आभासी शक्ति। और आभासी शक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है कि ये एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रिजल्टेंट होता है। किसका होता है बेटा, एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रिजल्टेंट होता है। फिर रिएक्टिव पावर जो है, जब रिएक्टिव पावर का मान बढ़ेगा, रिएक्टिव पावर मतलब इस रिएक्टिव पावर का मान बढ़ेगा, तब क्या होता है बेटा, पावर फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन एपरेंट पावर का मान बढ़ जाता है, मतलब इसके मान में, रिएक्टिव पावर के मान में परिवर्तन होने पर एपरेंट पावर का मान भी बढ़ता है। कहने का मतलब है यदि रिएक्टिव पावर बढ़ेगा तो एपरेंट पावर भी बढ़ेगा। रिएक्टिव पावर का मान बढ़ेगा, इधर ऊपर जाएगा, तो एपरेंट पावर का मान भी बढ़ेगा। भाई सॉलिड सी बात है, यदि ये रिएक्टिव पावर का मान, ये ग्राफ को मैं आगे बढ़ा दूं तो एपरेंट पावर भी यहाँ से निकलेगी, तो ये भी बढ़ेगी कि नहीं? लेकिन इन दोनों के बढ़ने से एक इफेक्ट नजर ये आएगा कि पावर फैक्टर कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पावर फैक्टर का मान बढ़ने पर पावर फैक्टर एंगल कम हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? पावर फैक्टर का मान बढ़ने पर पावर फैक्टर एंगल कम हो जाता है। यदि एंगल का मान बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट में है बेटा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम कॉस फाई, और कॉस फाई को लिखते हैं बेटा हम किलोवाट अपॉन kVA, क्योंकि कॉस फाई ये पावर फैक्टर का मान है। किलोवाट क्या है बेटा, ये एक्टिव पावर है। किलोवाट क्या है बेटा, एक्टिव पावर है, और kVA क्या है, एपरेंट पावर है।
केवीए क्या बेटा, एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है cos फाई। तो इसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो पावर फैक्टर का जो एंगल है, इस एंगल को जब हम इस टाइप से निकालें कि ये किलोवाट हो गया, ये केवीआर हो गया और ये केवीए हो गया, तो ये है रिएक्टिव पावर, किलोवाट एक्टिव पावर और केवीए एपरेंट पावर। तो इसको जब फार्मूला से, टेंजेंट के फार्मूला से निकालते हैं तो आपको पता होगा लका कला, पढ़े होंगे आपने लका कला, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो लंब बटे आधार यहाँ पर देख लीजिए, लंब क्या है, ये लंब है। तो लंब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ए और बी, मतलब कि ये हो जाएगा केवीए आर, तो ये लंब हो गया। और आधार में क्या है बेटा, किलोवाट है। तो केवीए आर अपान किलोवाट जब लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम, क्योंकि टेन थीटा क्या है, ये रिएक्टिव पावर है। तो केवीए आर इसको स्थायी इधर हम तिर्यक गुणा कर देंगे और इसके साथ इसका इनटू हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है ना, टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। अब इसको आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, किलोवाट, तो ये हो जाएगा किलोवाट इंटू टेन थीटा हो जाएगा और केवीआर इंटू 1 हो जाएगा। तो ये केवीआर इज इक्वल टू किलोवाट इंटू टेन थीटा। इस तरीके से आप टेंजेंट वैल्यू का मान भी निकाल सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। यदि ये पता है एक्टिव पावर का काम क्या है, आपको ये पता है, रिएक्टिव पावर का काम क्या है ये पता है, और एपरेंट पावर का क्या काम होता है ये आपको पता है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। और आप ये भी बता दोगे कि ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में इंडक्टिव कॉइल लगी है, तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, ठीक है, या यूनिटी होगा, ये सब बता सकते हैं आप। कब, जब ये तीनों पावर फैक्टर का मान आपको पता हो, ये एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है, इसके बेसिक वर्क क्या है, ये यदि आपको पता है तो आप पावर फैक्टर ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। और पावर फैक्टर का इलेक्ट्रिकल में, एसी ट्रांसमिशन में अहम रोल है। अहम रोल का मतलब समझते हैं, यदि आपके कॉलेज के सामने जो ट्रांसफार्मर लगा है, उस ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर का मान यदि कम हो जाए तो कॉलेज में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और जब कॉलेज में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो एमपीबी वाला लिख कर देता है कि भाई साहब आप अपने कॉलेज में या जहाँ ट्रांसफार्मर लगाए हैं अपने वहाँ पर एक कैपेसिटर बैंक लगाइए, नहीं तो आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये पावर फैक्टर का अहम रोल है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। 40 से 50 हज़ार बिल आता है बिजली का बिल कॉलेज का। तो डियर फ्रेंड, ये आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद। बंद तो नहीं हो गया रे।